पहले जो छोटे मोटे से काम है उनको एक बार निपटा लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक डाटाबेस है, माई डाटाबेस, इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर शायद एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, उसको भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ किया जाता है जब आपको यूनिक रिकॉर्ड निकालने हो। डुप्लीकेट रिकॉर्ड अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये यूज़ करते हैं। ये लिख लेना आप, ठीक है, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। कीवर्ड मैंने ऊपर लिख दिया डिस्टिंक्ट। अब इसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि आपके पास जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस किस सिटी से आते हैं, तो इन सब की सिटी आप निकाल के दीजिए। तो हम क्वेरी को कुछ ऐसे चलाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, मेरे को सिटी चाहिए था तो मैं यहाँ पर कॉलम के नाम में सिटी लिख लूँगा। अब होता क्या है कि जब आप सिटी को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सिटी सबका बता देता है, जो रिपीट आता है वो भी बता देता है। देखो, ठीक है ना। अब आपकी कंपनी में मान लीजिए 5000 एम्प्लॉय है, तो वो सारे एम्प्लॉय 10-12 सिटी से ही तो आते होंगे, लेकिन आप रिकॉर्ड निकाल के दोगे तो 5000 सिटीज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो आपको यूनिक सिटी निकालना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट नाम का कीवर्ड यूज़ करेंगे। और एक बात तो ध्यान रखना, जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है वो सिलेक्ट के साथ चलता है हमेशा। अब आप इसे चलाओ, अब देखो यूनिक आ गया रिकॉर्ड, ब्रैकेट में लिखना फंक्शन होता है ना एक तरह का। तो डिस्टिंक्ट के साथ आप चलाइए, आपको यूनिक रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ये कंप्लीट हो गया। आगे देखो नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अगली कमांड जिसका नाम है DTL, डाटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज। जो भी रिपीट हो रहा होगा ना, रिपीट वैल्यू को हटाने के लिए हो सकता है। कोई भी कॉलम रिपीट नहीं होगा ना, पेयर कोई भी चीज़ हो, या तो पूरा रिकॉर्ड रिपीट हो या पेयर रिपीट हो, पेयर रिपीट हो या डाटा रिपीट हो, रिपीटेशन को हटाने के काम आता है बस, और कोई विषय नहीं। यूनिक नहीं। जैसे मान लीजिए सिटी और नाम उठा रहे हो, सिटी सोना है, नाम राजेश है, सोना है, राजेश है, रिपीट हो गया ना, एक पेयर है। अब ऐसे हो रहा है, अब ऐसे डाटा हो, सोना राजेश, सोना मुकेश, अलग है आएगा, समझिए। तो डिस्टिंक्ट का मतलब जिस कॉलम पे आप लगाओगे उसमें रिपीट वैल्यू नहीं जाएगा। मैं पेयर बना के कॉलम डालूंगा तो पेयर में रिपीट नहीं जाएगा, सिंगल पे डालूंगा सिंगल में रिपीट नहीं जाएगा। एग्जांपल ग्रुप में मैं डिस्टिंक्ट स्टार लगाता हूँ तो पूरे रिकॉर्ड आ जाएंगे, कोई भी रिकॉर्ड अब रिपीट नहीं है ना। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम है डाटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज। डाटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, आमतौर पर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो DML होते हैं। कौन से होते हैं? DML होते हैं, जिसमें आप इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो। आपने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया और आपको लगता है कि ट्रांजैक्शन गलत हो गया, इसको कैंसिल करना है, तो आप वहाँ पर DTL का यूज़ करते हैं। अब इसको थोड़ा एक बार पढ़ लो पहले आप। यहाँ देखिए, TCL डाटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज या ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसमें 3 कमांड इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है कमिट, एक होता है रोल बैक और एक होता है सेव पॉइंट। ठीक है, सो ये जो कमांड होती हैं बेसिकली किस पे काम करती हैं? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, आमतौर पर 2 ही कमांड मानी जाती हैं, कमेंट और रोल बैक। सेव पॉइंट एक तरह का ब्रेक पॉइंट का काम करता है, जैसे आप किसी चीज़ को कहाँ पर सेव कर सकते हो। अगर आपको अपने SQL के अंदर ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना है, इसको अनेबल करना है, तो आपको एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन अपने SQL में करनी पड़ती है। वो कैसे करेंगे? आप एडिट पे जाएंगे, अपने एडिट मेन्यू होता है उसमें प्रेफरेंस में जाएंगे, फिर SQL एग्जीक्यूशन पे जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि न्यू कनेक्शन एंड कमिट मोड। तो ये ऑटो कमिट मोड पे रहता है। किस पे रहता है? ऑटो कमिट मोड पे रहता है। आपको इसे हटाना होगा, हटाने से क्या होगा? ऑटो कमिट हट जाएगा, मैनुअल ट्रांजैक्शन आपके हाथ में आ जाएगा। कोई कमांड आपने चलाई, उसको सेव करना है कि रोल बैक करना है, यानी उसको सेव करना है, अंडू करना है, आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। तो ये आपको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटता है देखो, SQL पे है ही, हम एडिट पे जाएंगे, प्रेफरेंस, SQL एग्जीक्यूशन मिलेगा, उसको क्लिक करना है, ये SQL एग्जीक्यूशन। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा होगा, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ो इसको। तो यहाँ पे कमिट मोड ऑटोमेटिक है ना, इसलिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल नहीं होता है। अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं। अरे मेरा माउस गायब हो रहा है, आ जाओ, आ गया। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ओके करेंगे,
कर दिया। अच्छा अब एक काम और करते हैं, अब इसको ना रीस्टार्ट करके चलाना होता है तभी कॉन्फ़िगरेशन पकड़ेगा, नहीं तो पकड़ेगा नहीं है। लिख लिया ना नोट्स में, अगर ये ना भी भेजो तो दिक्कत तो नहीं है, ये बंद कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग में जा रहा है, अपना नोट्स में देख लेना, अगर ये नहीं भी जाता है तो आप कर लेना हैंडल। चलो मिल गया, गया नहीं कहीं पे। अच्छा अब हमने क्या कर लिया, सेटिंग हमारा हो गया TTCL का। अब कैसे कैसे उसको परफॉर्म करना है वो देख लो आप। इन माई सिक्वल रोल बैक कमिट सेव पॉइंट आर यूज फॉर ट्रांजेक्शन कंट्रोल, ठीक है। ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। कमिट का क्या मतलब होता है, परमानेंटली सेव ऑल द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजेक्शन, यानी जो भी काम आपने किए होंगे अगर आपने कमिट कर दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। अच्छा कमांड कैसे रन करते हैं इसको, सीधा आप कमिट करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, कमिट हो जाता है, सेव हो जाता है डाटा। अगली कमांड होती है रोल बैक। रोल बैक क्या करता है, अनडू ऑल द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजेक्शन और टू अ स्पेसिफिक सेव पॉइंट। तो रोल बैक करने से जहाँ तक भी आपने काम किया था अपने ट्रांजेक्शन के बाद, यानी मैंने कमिट किया 12:15 पे, उसके बाद मैंने 2 बजे तक काम किया, अभी तक मैंने कोई कमिट नहीं किया है, अगर मैंने रोल बैक परफॉर्म कर दिया तो सब खत्म। कहाँ तक, 12:15 तक का, समझ में, जहाँ तक मैंने कमेंट करके छोड़ा हुआ था उसके बारे में बोल रहे हैं। चलो इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी ये टेबल है माई डाटाबेस के अंदर, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। ये हमारे पास डाटा है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जाके आपको पूरे 10 रिकॉर्ड दिखाएं, और कोशिश करता हूँ जूम करने का, ठीक है भाई। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर किसी रिकॉर्ड को मैं अपडेट करता हूँ और फिर मैं उसे कैंसिल करके देखूंगा होता है कि नहीं होता है। अभी तक का जो आपका सिस्टम है उसमें नहीं हो सकता, उसमें आप चलाओगे तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वो ऑटो कमिट मोड पे चल रहा है। आज हम इसको चेक करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे डाला अपडेट और टेबल का नाम है एम्प्लॉय। मैंने सेट किया यहाँ पर नाम डाल दिया राज, नहीं है ना, हाँ ऊपर वाले का नाम राज कर दिया। कंडीशन में डाला वेयर एम्प्लॉय ID = 1, करेक्ट। अब हमने रन कर दिया। रन करने के बाद डेटा को चेक किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो हमें वहाँ उस व्यक्ति का नाम राज दिखाई दे रहा है, ठीक है। कंप्लीट यहाँ समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि कमांड यार गलत हो गई, इसे कैंसिल करना है, तो हमारे पास है ना कंट्रोल रोल बैक, क्योंकि ऑटो कमिट से तो हट ही चुका है, तो मैं सीधा यहाँ पर रोल बैक कर दूंगा। ये रोल बैक किया, अब जाकर चेक कीजिए, समझ में आ गया। अब इसका उल्टा करेंगे। मान लीजिए कमांड है, मैंने चलाई, नाम राज हो चुका है। आप पूरे दिन भर में बहुत सारी कमांड चला चुके हैं, अब आपको सब कुछ ठीक है। अब आपको लगता है कि इसे सेव करना है ताकि बाद में इसको कैंसिल ना किया जा सके, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप इसे कमेंट कर देंगे। ये देखिए मैंने इसे कमेंट किया, कर दिया कमेंट। अब देखिए डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर राज ही दिख रहा है। अब मैं कितना ही रोल बैक कर लूँ कुछ नहीं होगा इसका, मैं रोल बैक कर रहा हूँ, लेकिन डेटा वहाँ पर हमेशा राज ही रहेगा। ये समझ में आ गया, रोल बैक कर दिया। अच्छा इसके पॉइंट्स भी बनते हैं, पॉइंट्स इन द सेंस इसके सेव पॉइंट आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए 1 बजे तक आपने कोई काम किया, उसको एक नाम दे दो 1 PM। आपने 2 बजे तक कोई काम किया 2 PM, 3 बजे तक कोई काम किया 3 PM। अभी तक आपके पास वेरिफिकेशन नहीं आया है कि काम सही है कि गलत है, तुरंत एक मेल आता है, उसमें आता है 1 बजे तक का काम सही है बाकी सब गलत है। तो मैं रोल बैक अगर मार दूंगा तो सारा कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ पर हमने सेव पॉइंट बना रखे थे, तो मैं वहाँ पर 1 PM तक रोल बैक करूँगा ताकि मेरा काम 1 PM तक चले, ठीक है। इसको हम सेव पॉइंट बोलते हैं, समझ में आ रही है बात। तो इसको समझने के लिए सेव पॉइंट का स्टेटमेंट देख लो कैसे बनाना है। जब आप सेव पॉइंट बनाते हैं किसी भी चीज़ का, तो सेव पॉइंट कुछ इस तरीके से बनेगा। सेव पॉइंट लिखेंगे और अपने सेव पॉइंट का नाम देंगे, उसके अंदर जो भी कमांड आप डालेंगे वो सेव पॉइंट के अंदर दर्ज हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो देखो कैसे, तो जूम करता हूँ ना, माउस गायब हो जाता है। आज देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है, छोटा करके चलाऊंगा, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। तो माउस गायब हो रहा है इसलिए मैं जूम नहीं कर रहा हूँ।
अभी तक सब कुछ कमिट वमिट हो चुका है, रोल बैक वगैरह कुछ नहीं चलेगा ना हमारा, इसको एक बार वेरीफाई कर लेना। तो लास्ट रिकॉर्ड अब हमारे पास ये है, ठीक है। चलिए रोल बैक से कुछ हो तो नहीं रहा ना, वेरीफाई ठीक है राज है। ओके, सबसे पहले हम अपना पहला सेव पॉइंट दर्ज करेंगे इस वक्त का, ठीक है। तो मैंने लिखना है सेव पॉइंट S1, अब रन कर दिया, सेव पॉइंट S1 दर्ज हो चुका है। अब मैं जो भी कमांड यहाँ पे लिखूँगा वो सेव पॉइंट S1 में मानी जाएंगी, समझ में आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस बंदे का नाम राज की जगह रजनी कर देता हूँ। पहला रिकॉर्ड चेंज मारा, हो गया चेंज, डेटा चेक करिए, हो गया रजनी। एक रिकॉर्ड और चेंज करेंगे लेकिन उसको दूसरे सेव पॉइंट में डालूंगा, सेव पॉइंट S2, S2 में डाला। S2 में कुछ और काम करते हैं। S2 में क्या करता हूँ मैं कि रिकॉर्ड नंबर 2 को हम चेंज करते हैं, कुछ भी कर सकते हो, इंसर्ट अपडेट डिलीट से रिलेटेड मेरी काम था। तो मैं रिकॉर्ड नंबर 2 को बदलता हूँ और सुमित की जगह सनी कर देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड नंबर 2 मैंने बदला, तो ये मेरा सेव पॉइंट 2 में गया होगा, करेक्ट। अच्छा, एक सेव पॉइंट और बनाते हैं, सेव पॉइंट S3, ये तीसरा सेव पॉइंट है। सेव पॉइंट 3 के अंदर एक और काम करते हैं, तो इसमें आईडी नंबर 3 को बदलते हैं, इसमें मैंने इसका नाम बबलू कर दिया, बबलू, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, सेव पॉइंट S1 तक सब कुछ ठीक लग रहा है हमें, 2 और 3 का हमें गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो सेव पॉइंट S2 तक हम रोल बैक मारेंगे, तो इसके लिए कमांड होती है रोल बैक देन 2 सेव पॉइंट, देखिए ये रहा, रोल बैक 2 फिर सेव पॉइंट जो भी आपने बनाया था। तो आप यहाँ पे लिखो, अगर देखो आपने रोल बैक मार दिया सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपने सेव पॉइंट बना रखे, आप क्या लिखेंगे 2 S2, तो हमने सेव पॉइंट S2 तक चलना है, कर दिया। तो सेव पॉइंट S2 तक क्या क्या घटनाएं घटी होंगी आप ही को याद होगा, मैं तो रन करके दिखा दूंगा, आप देख लेना। देखो ठीक हो गया ना, बबलू भी ठीक हो गया और वो जो भी था वो भी ठीक हो गया, सन्नी लिखा था या क्या लिखा था समझ लो, रजनी का अभी भी है डेटा, लेकिन अभी भी S1 पेंडिंग है, कमिट नहीं हुआ है वो। अगर ज़रूरत पड़ने पर वो भी कैंसिल करना पड़ा तो हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने कमिट कर दिया तो वहाँ तक का काम मेरा अब नहीं बदल सकता, अब वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास मेरे डेटा में रहेगा। अब कितना ही आप रोल बैक चलाओ, देखो चला के देखें, रोल बैक कुछ नहीं होगा, वहाँ पे रजनी ही रहेगा। आई होप ये समझ में आ गया आपको ट्रांजेक्शन कैसे कंट्रोल करते हैं, कुछ डाउट तो नहीं है, ख़त्म। और क्या बचा, ये तो खत्म हो गया। लिमिट पे आ जाओ, लिमिट एंड लिमिट ऑफसेट, इस ये तो था कि नहीं था, उसमें था मेरे ख्याल से। लिमिट देखो क्या होता है, लिमिट का इस्तेमाल किया जाता है जब भी आपको डेटा टॉप से उठाना है। कहाँ से उठाना है, टॉप से, बॉटम से नहीं उठाते हैं। कहाँ से उठाएगा, टॉप से उठाएगा। जब भी आपको रिकॉर्ड टॉप से उठाना है तो हम लिमिट का यूज़ करते हैं। ये नोट्स में आपको कैसे दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट को, बोल रहा हूँ, वो नोट्स में जाएगा, लिखा हुआ स्टेटमेंट ये रहा, बाकी अपना घर के नोट्स बना लेना, ठीक है। तो लिमिट का इस्तेमाल किया जाता है जब भी आपको डाटा को टॉप से उठाना है। अभी देखिए मेरे पास ये रिकॉर्ड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और ये रिकॉर्ड आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, किसी ने बोल दिया कितने रिकॉर्ड हैं, आपको 10 रिकॉर्ड है, मेरे को ऊपर के 3 रिकॉर्ड चाहिए, ऊपर के 3 रिकॉर्ड चाहिए। तो कमांड कैसे फायर करेंगे, आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 3, बस सिंपल है, आप ऊपर के 3 रिकॉर्ड देख पाएंगे, समझिए। अच्छा, इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं सही तरीके से, किसी ने आपको बोल दिया कि जिसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी है, 3 हाईएस्ट सैलरी जिनकी है, टॉप 3 बंदे कौन है आपके मैनेजमेंट में, उनके डाटा दीजिए जिनकी टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी है, ठीक है। अभी निकालते हैं, आप क्वेरी ऐसे लिखना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डाटा दे देगा। अब आपको ऊपर के 3 ही तो लोग चाहिए, लिमिट 3, आगे समझ में। अच्छा, एक स्टेटमेंट और होती है इसी में जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट विद ऑफसेट, लिमिट विद ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, कितने घर छोड़ के कितना डाटा उठाना है, उसको ऑफसेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप बैठे, मैंने बोला 3 बच्चे उठा के लाओ, जो मिले 3 उठा लिए, मैंने उसको बोला नहीं नहीं ऐसा छोड़, ऐसा अगर आगे के 2 छोड़ दे फिर अगले 2 उठा, ऑफसेट, समझिए। ऑफसेट का मतलब एक पोजीशन मैंने टारगेट कर दिया, वहाँ से मैंने ऑफसेट डाला कि इतनी चीज़ मेरे को चाहिए, ठीक है, उसे ऑफसेट कहते हैं। तो लिमिट विद ऑफसेट में क्या होगा, मान लो मेरे पास ये क्वेरी है, सिंपल ये क्वेरी है,
इसमें डाटा मेरे को दिख रहा है कि हर एम्प्लॉय की सैलरी के अकॉर्डिंग मैंने डाटा डाला हुआ है, जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा वो रिकॉर्ड सबसे टॉप में है, करेक्ट। अब आपको इंटरव्यू में कई बार ये सवाल पूछा जाता है और ये आता ही आता है, आपसे पूछा जाता है उस बंदे का डाटा मुझे दीजिए जिसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, ठीक है। आप ढूंढोगे ना इंटरव्यू क्वेश्चंस में, ये लॉजिकली मिल जाता है, जिसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। तो सीधा सा मतलब है सेकंड मतलब पहला हाईएस्ट छोड़ के दूसरा स्थान है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट 1। देखो लिमिट 1 से टॉप का उठ गया, लिमिट 1 से टॉप का उठ गया। अब मैं यहाँ पर 1,1, इसका मतलब पहला जो वर्ड है वो है पोजीशन, यानी एक छोड़ दो। 1 लिखा मतलब एक छोड़ दो, उसके बाद अगला, तो पहला छूट गया अगला। अब खुद बताओ 34,500 वाला बंदा आएगा ना मेरे पास उठ गया, देखिए कॉमन चीज है, अभी तो बताया। कॉफी की जगह कट हो रहा है, देखो ठीक है, देखो ये डाटा है मेरे पास, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। इससे क्या होता है, अगर मैं इतना छोड़ूंगा तो इतने रिकॉर्ड उठ के आएंगे। अगर मैंने ऐसे लिखा तो 3 छोड़ के अगला एक, हाँ 3 छोड़ के अगला एक। अब मैंने यहाँ पे लिखा 2 मतलब 2 छोड़ के अगले 2, तो कौन कौन से आ जाएंगे, 5 और 3 नंबर आईडी का, जिसका 5 नंबर और 3 नंबर आईडी है वो रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। तो आप ऐसे कोई भी डाटा उठा सकते हैं। लिमिट सेट भी ये भी खत्म हो गया। और देखना क्या बच रहा है, इजनल नोट नल देख लीजिए। इजनल नोट नल दिखाएं कहाँ से, डाटा ही नहीं है ऐसा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा मैं जो भी काम कर रहा हूँ मेरे सर्वर में ये सेव नहीं हो रहे होंगे, पता है ना क्यों, कमेंट करना पड़ेगा, लास्ट में याद दिला देना तभी सेव होगा, नहीं भूल सब खत्म हो जाएगा। जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ जाएंगे। अच्छा देखो मैं इसमें एक रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, फिर आपको नल नोट नल का मतलब बताता है। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, मैं इसमें डाल देता हूँ एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, 2 चीज़ें मैं एंटर कर रहा हूँ बस। आईडी मैंने डाला 11, नाम डाल दिया रमेश, तो ये डाटा चला गया। बाकी का जो रिकॉर्ड होगा वो नल होगा, देखिए आ रहा है ना नल, वहाँ पे नीचे है वो, देखो ये रहा नल आ रहा है यहाँ पे रिकॉर्ड। अच्छा किसी ने आपको बोल दिया कि मुझे वो डाटा दीजिए जिनकी सिटी नल है, मुझे उस एम्प्लॉय का डाटा दो जिसने अभी तक अपने डाटाबेस में सिटी नहीं डाला है, जिसकी सिटी नहीं पता हमें, उसका डाटा चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर हमारी मदद करेगा इज़ नल और इज़ नॉट नल, ये 2 स्टेटमेंट होती है। तो आप क्वेरी को ऐसे निकालेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी, कई लोग तो ऐसे मैच करते हैं, गलत है, ऐसे नहीं होता है मैच, वेयर सिटी इज़ नल। अब जिसकी सिटी नल होगी उसका डाटा आ जाएगा, आ गया, रमेश है वो बंदा। अब किसी ने बोल दिया उन एम्प्लॉय का डाटा दो जिनकी सबकी सिटी मौजूद है, मतलब एग्जिस्ट करती है, तो आप यहाँ पे इज़ नॉट नल लिखेंगे, यानी जिसकी सिटी एग्जिस्ट नहीं करती होगी वो डाटा नहीं आएगा। ये भी समझ में आ गया, इज नॉट नल, ये भी कंप्लीट हुआ। छोटी मोटी चीज़ें देख रहा हूँ, पहले इनको ख़त्म निपटाता हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट हो गया तो ठीक है। अब बात करते हैं व्यू, एक कॉन्सेप्ट आ रहा था ना वहाँ पर व्यू का, व्यू देख लीजिए क्या होता है। देखो स्टेटमेंट बोलूँगा भाई, लिख लेना रिकॉर्डिंग्स में देख के, ठीक है। व्यू का मतलब होता है वर्चुअल टेबल, वर्चुअल टेबल अभी लिखोगे, मैंने बोला था रिकॉर्डिंग से लिखिए ना। व्यू का मतलब सुन लो, मैं अच्छे से ज़्यादा बता पाऊँगा आपको, सुनोगे ना अच्छे से बताऊँगा, ज़्यादा बताऊँगा, रिकॉर्डिंग में आएगा, नहीं आएगा तो कल मेरे से लिखवा लेना, कोई बात नहीं। अब सोच के लिखवाऊँगा तो फिर वो टेक्निकली गलत चला जाएगा। देखो व्यू का मतलब होता है वर्चुअल टेबल, ठीक है। अच्छा वर्चुअल से क्या समझ में आता है यार, मतलब टेबल तो है लेकिन रियल में नहीं है, दैट इज़ वर्चुअलाइजेशन। जैसे वर्चुअल कल्पना आप करते हो, कुछ भी कर सकते हो, इमेजिनेशन, तो वर्चुअलाइजेशन क्रिएट होता है। जैसे वर्चुअल गेम खेलते हैं ना, हमें लगता है हम गिर गए लेकिन हम तो वहीं खड़े हैं, लेकिन हमें वर्चुअली ऐसा फील होता है। तो
व्यू का मतलब हो गया वर्चुअल टेबल, जो रियल में तो नहीं है लेकिन है, फिर भी है, काम रियल वाला करेगी। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई, मतलब टेबल का पार्ट होता है। दूसरा पॉइंट, व्यू हम यूज़ कहाँ करते हैं? व्यू का सीधा कनेक्शन होता है सिक्योरिटी से। किससे कनेक्शन होता है? सिक्योरिटी से। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है सिक्योरिटी के लिए। जैसे कि आपने महाभारत में एक चीज़ देखा होगा, द्रौपदी हंसती है ना दुर्योधन पे, जिससे महाभारत पूरी रचित होती है, अंधे का पुत्र अंधा, याद है कुछ? व्यू, उसको अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, वो लाक्षागृह में दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन रियल में नहीं होता, लेकिन उसको लगता है रियल में है, करेक्ट? तो वो व्यू होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है सिक्योरिटी पर्पज से। कैसे? मान लो हमारे पास डाटाबेस में ये एम्प्लॉय टेबल है, करेक्ट? ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर। अब इस एम्प्लॉय टेबल पे मैं काम करवाना चाहता हूँ आपसे, तो भाई आप मेरे से एम्प्लॉय टेबल का एक्सेस मांगोगे कि नहीं मांगोगे? जैसे मैं बैंक का अधिकारी हूँ और मेरे बैंक का कोई टेबल ख़राब हो गया है, ट्रांजेक्शन में कोई गड़बड़ हो गई, तो आप आओगे बैंक के अधिकारी के रूप में, आपको भी मैं विप्रो से जहाँ से भी आया हूँ, आप मेरे टेबल का एक्सेस लोगे, देखोगे। तो जब आप टेबल का एक्सेस लोगे तो ये बताओ इसमें कितना इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है, समझ रहे हो बात मेरा? तो सिक्योरिटी को रिस्क हो गया कि नहीं हो गया? आपका आईडी, पासवर्ड, इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क हो जाता है मामला। तो उस केस में हम एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये डाटा अगर मेरे पास है तो मैं चाहता हूँ कि यार तुमको ये टेबल का एक्सेस मैं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुमको एक तो सिटी वाला कॉलम ना दिखाई दे। तो हम व्यू के अंदर दो तरीके से रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, या तो कॉलम के लेवल पे या रो के लेवल पे। तो दो तरीके से इसमें रिस्ट्रिक्शन डलता है, या तो रो के लेवल पे डलता है या कॉलम के लेवल पे डलता है। मान लीजिए मेरे को चाहिए कॉलम तुम्हें सिटी का दिखाना ही नहीं है। क्यों नहीं दिखाना यार? तुमको ऐसे पता चल जाएगा गुड़गांव में लोगों का क्या पैकेज है, फलाना ठिकाना, अटरम सटरम, तो आप सिटी का कॉलम ही नहीं दिखाना चाहते, पहला पॉइंट। या फिर हो सकता है कि आप सैलरी का कॉलम नहीं दिखाना चाहते, वो हटा दीजिए। या फिर आप हो सकता है एक पर्टिकुलर डेटा नहीं दिखाना चाहते, जैसे आप यहाँ पर दिल्ली के लोगों का डेटा नहीं दिखाना चाहते, ये भी हो सकता है। तो जब आप कहोगे कि दिल्ली के लोगों का डेटा नहीं दिखाना चाहते, तो रो लेवल रिस्ट्रिक्शन, और जब मैंने कहा सैलरी ही नहीं दिखानी है आपको, तो कॉलम लेवल रिस्ट्रिक्शन। समझ में आ गया? मैं दोनों रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाऊंगा, व्यू बनाते हुए आपके पास जाऊँगा, फिर उससे जो मैं टेबल तैयार करूँगा वो वर्चुअल टेबल होगी। और जब आप मेरे पास आएंगे काम करने के लिए, तो मैं उसको ओरिजिनल टेबल नहीं दूंगा या एम्प्लॉय, मैं एक वर्चुअल टेबल बनाऊंगा, उसको कोई भी एक नाम दूंगा, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, कुछ भी नाम दूंगा, वो टेबल मैं आपको दूंगा। आप जब उस पर काम करोगे, रियल में वैसे ही काम होगा जैसे टेबल पे काम होता है। आप उसमें कोई एंट्री करोगे तो मेरी टेबल में एंट्री होगी, आप उसमें से कुछ डिलीट करोगे मेरी टेबल से डिलीट होगा, एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है? रियल की तरह होगा। अब देखो कैसे करना। तो सबसे पहले सीखते हैं हम यहाँ पर क्रिएट व्यू। व्यू बनता कैसे है? आप लिखेंगे क्रिएट व्यू, और व्यू का नाम जो भी आपको लगे, तो क्या नाम है इसको, इसका क्या नाम है वैसे? एम्प्लॉय, तो EMP दे देता हूँ इसका नाम, ठीक है ना? फिर भी चलो EMP दे दिया मैंने, ऐस करा। अब यहाँ पर आपको जो रिकॉर्ड देना है वो दे दीजिए। जैसे मैंने दिया सेलेक्ट, ठीक है? क्या क्या रिकॉर्ड देना है मेरे को? एक तो ID देना चाहता हूँ, नाम देना चाहता हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी दे दो, एज दे दो, क्या जा रहा है, एज दे दो, सिटी भी दे दिया मैंने, चलो जेंडर भी दे दिया मैंने, सिर्फ सैलरी नहीं दी, ठीक है? कौन सी टेबल से दिया डाटा? एम्प्लॉय से दिया। और साथ में दिल्ली का डाटा भी नहीं देना चाहता, वेयर सिटी इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, क्या बन गया? दिल्ली। समझ रहे हो बात? बस कंप्लीट। अब जब मैं इसे क्रिएट करूँगा तो मेरी एक वर्चुअल टेबल बन जाएगी, बन गई। अब मेरी टेबल का नाम क्या है? EMP, बस उसको मैं EMP दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। अब मैं उसको राइट देता हूँ, देखो सेलेक्ट, बिल्कुल ओरिजिनल टेबल की तरह काम करेगी। हाउ टू फैच रिकॉर्ड फ्रॉम द व्यू, वो स्टेटमेंट है। तो हाउ टू फैच रिकॉर्ड फ्रॉम व्यू। व्यू को व्यू मत समझिए, एक तरह की पूरी एक टेबल है ये, जैसे टेबल पे आप काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही काम होगा, वर्चुअल टेबल है। देखो आप जैसे टेबल पे करते हैं ऐसे ही करना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब बताओ उसको कहीं दिल्ली का डाटा दिख रहा है ना? तो सैलरी दिख रही है उसे, काम बिल्कुल वैसे ही होगा। देखो चेंज करके देखते हैं किसी का नाम। तो जैसे मैंने यहाँ पर चेंज करा, अपडेट टेबल का नाम, सेट ई नेम राज, वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 1, ये मैंने चेंज कर दिया। चेंज कर दिया, उसको अपनी टेबल में तो दिख रहा, वहाँ पर चेंज हो गया। तुम घबराओ मत, तुम तो असली टेबल जानते हो ना अपनी, असली टेबल में भी चेक करके देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये थी आपकी ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल आज भी वैसी है, चेंज हो गया ना, राज आ गया।
अगर मैं डिलीट करूँगा डिलीट भी होगा, अपडेट करूँगा अपडेट भी होगा, इसी को बोलते हैं व्यू। अगर आपको लगे भाई व्यू में ये कर दिया, आप कुछ संशोधन करना है, अब वो बोलता है कि यार मेरे को दिल्ली का डाटा दिखाना पड़ जाएगा अभी आपको, तो आप उसको एक्सेस दे सकते हो कि दिल्ली का डाटा भी उसको दिख जाएगा, यानी अपने व्यू को बदल भी सकते हो आप। कैसे? तो ये हमने बनाया था क्रिएट व्यू, अब हम इसको बदलेंगे। मॉडिफाई व्यू, ठीक है। तो मॉडिफाई व्यू का मतलब है जो व्यू की डेफिनेशन है वो बदल सकते हो, व्यू डेफिनेशन, ठीक है, रीडिफाइन कर सकते हो आप। वो कैसे होती है? सिंपल, आप अपनी क्वेरी देखो पहले, सिलेक्ट टीआईडी वगैरह, ठीक है, आप इसमें अब दिल्ली का डाटा दिखाना चाहते हो, करेक्ट? तो भाई अपना वेयर क्लोज हटा दो, ये आपकी क्वेरी हो गई वेरीफाइड, ठीक है। अच्छा, अगर आप दोबारा बनाओगे तो सेम नाम का दोबारा व्यू बनाने की कोशिश करें, एरर दे देगा, तो दोबारा तो बनेगा नहीं है, तो आपको यहाँ पर ऑल्टर लिखना है बस। सेम ही व्यू रहेगा लेकिन वो बदल जाएगा। अब वही एम्प्लॉय जो थोड़ी देर बैठे आपके केबिन में बैठ के काम कर रहा था ना, आप देखेगा तो तुरंत तेरे दिल्ली का भी आ गया। तो कुछ भी कभी भी ऐसे बदल के दिया जा सकता है। जब काम वाम हो जाए, ठीक है, हटा दो व्यू को, चला गया ना काम करके आपका। इतनी वर्चुअल टेबल का रख के करोगे क्या? स्पेस नहीं लेता ये, ठीक है, ये स्पेस नहीं लेता आपका। आप क्या करोगे, इसको ड्रॉप कर सकते हो, हाउ टू रिमूव व्यू। तो इसको हटाने के लिए आप लिखेंगे ड्रॉप व्यू और आपके व्यू का नाम, क्या नाम था इसका? EMP। आप रन कर दो एंड फायर, खत्म। अब ये व्यू है ही नहीं, आप EMP को कितना ही चला लो कुछ नहीं बताएगा ये। समझ में आ गया? व्यू में कुछ अपडेट करेंगे तो वो ओरिजिनल टेबल व्यू भी अप्लाई होता है। असली होता है व्यू एकदम, लेकिन वो होता है वैसे वर्चुअल है लेकिन काम असली करता है। इसको ब्लॉक करना चाहे तो ब्लॉक मतलब हम नहीं चाहते कि व्यू में कुछ अपडेट करें, वो तो एक्सेस होते हैं ना, टेबल को जैसे राइट्स देते हैं वो तो एक्सेस होता है, जैसे ग्रांट एंड रिवोक, वो तो एक्सेस होता है। और कोई डाउट किसी बच्चे का? ओरिजिनल में चेंज करोगे तो व्यू में भी चेंज होगा, 100% होगा, नकली नहीं है वो, असली है। वो नाम की है वर्चुअल, बस काम सारे असली करेगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, व्यू का एक और काम भी होता है, वो भी समझ। जब आप बड़ी बड़ी क्वेरी लिखोगे ना तो इतनी बड़ी बड़ी क्वेरीज हो जाएंगी यार, इतनी बड़ी बड़ी क्वेरीज को याद कौन करेगा, है ना। तो व्यू को इस्तेमाल में लाया जाता है क्वेरी को स्टोर करने के लिए। तो बड़ी बड़ी क्वेरीज का जो डेटा होता है उसको स्टोर कर लेंगे, है तो वर्चुअल टेबल, स्पेस थोड़ा ना ले रहा है, ठीक है। और जब भी मुझे वो क्वेरी रन करनी होगी मैं इसको चला दूंगा। अभी सिलेक्ट की क्वेरी तो थी, कैसी भी क्वेरी लिख लो, डाल लो उसमें, कभी चलानी है तो उससे चलाओ, समझ रहे हो बात आप। तो ऐसे आपका क्वेरी को स्टोर करने का भी काम करता है। व्यू बना के रख लो, व्यू बना के रख लो, क्वेरी वन क्वेरी, जैसे मैंने आपको टास्क दे दिया, 10 टास्क दे दे करके लाओ, आप आए मैंने कि चलाओ, तो मैं चलाओगे पहला टास्क सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फलाना ठिकाना ट्रम सटम 4 टेबल करने, इतना टाइम किस पे है? आप क्या चलाओगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टास्क 1, आ गया आंसर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टास्क 2, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टास्क 3, समझ में आ गया। तो व्यू का तीसरा रोल है कि व्यू को हम क्वेरी को स्टोर करने के लिए भी यूज में ला सकते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। और कोई सवाल किसी का? आगे बढ़े। अब सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय जिस पे पूरा आपका सीक्वल ऑलमोस्ट टिका रहता है, खत्म हो गया। मैं कहता रहा हूँ तुम ओपन हो, पूछ लो, तुम देखो जो मेरे साइड से तो मैंने दे दिया। कोई बहम में किसी को आ रहा है दिमाग में कुछ, तो आप ओपन हो मेरी साइड से, कुछ भी पूछो। आपको लगता है कुछ है, यू कैन आस्क, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे देखो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अब चलता है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइनिंग। इसको ध्यान से देखना, ध्यान से तो क्या है ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। किसी को पहले से पता है ज्वाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया? 2 टेबल से कॉमन डेटा निकाल के देता है, ठीक है। और कोई को इसके रिगार्डिंग कुछ और? मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करता है, मल्टीपल टेबल से डाटा निकाल के देता है, कॉमन डाटा निकाल के देता है। कॉमन के अलावा अगर चाहिए हो तो नहीं निकालेगा, निकल जाता है। देखो अब यहाँ पर ज्वाइनिंग का मतलब होता है, पहले मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर इसमें आपको कुछ टास्क दूंगा, एक असेसमेंट दूंगा। रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल वी यूज़ ज्वाइनिंग, ठीक है। जब 2 टेबल से डाटा आपको निकालना हो, ज्वाइनिंग यूज़ होगा। अच्छा, इसकी कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें क्या हैं?
टेबल मस्ट बी इन रिलेशनशिप, यानी दो टेबल से अगर आप डाटा निकालना चाहते हैं तो वो दोनों टेबल किसी ना किसी तरीके से आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दो टेबल आपस में कनेक्ट होंगी तो क्या होगा, दोनों टेबल कनेक्ट होंगी तो प्राइमरी की फॉरेन की होगी, प्राइमरी की फॉरेन की होगी तो क्या होगा, दोनों के अंदर एक कॉलम कॉमन हो जाएगा और उसको यही चाहिए होता है। अगर दोनों टेबल में एक कॉलम कॉमन है तो ज्वाइनिंग लगेगा, वरना ज्वाइनिंग नहीं लगेगा। इतना समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब हम देखते हैं ज्वाइनिंग लगाने का प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने एक डमी डाटा छोटा सा बनाया हुआ है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। एक डाटाबेस हम बनाएंगे ज्वाइन डेटा के नाम से, नॉर्मली खुद बनाएंगे और खुद इसको यूज़ करके देखेंगे और उसको यूज़ भी कर लेंगे हम। फिर हम एक टेबल बनाएंगे प्रोडक्ट नाम का, जिसमें दो ही एट्रीब्यूट मेरे पास हैं, प्रोडक्ट की आईडी और प्रोडक्ट का नाम। हम इसमें 4 रिकॉर्ड भी एंटर कर लेंगे ये, ठीक है भाई, लगे हाथ कर लेते हैं। तो ये पूरा मैंने किया है यहाँ पे कॉपी, यही नोट्स मैं आपको दे दूँगा, आप चला लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाला डाटाबेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट, इसको यूज़ करेंगे, यूज़ हो गया। और अब हम एक टेबल बनाएंगे, ये बन गई टेबल, और इसमें रिकॉर्ड भी एंटर कर देंगे, रिकॉर्ड भी एंटर हो गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट नाम की एक टेबल बन गई है जिसमें 4 रिकॉर्ड मौजूद है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया। 4 कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर है। अच्छा, अब एक और टेबल हम बनाएंगे जिसके अंदर इसको कनेक्ट करेंगे। एक टेबल हमने बनाई यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फो, और हमने क्या करा, उस प्रोडक्ट टेबल की PID को यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। और इसमें 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने डाली, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट किस कंपनी का है, और फॉरेन की कैसे लगता है, फॉरेन की किस पे लगाना है, PID पे लगाना है, रेफरेंस, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हमारी दूसरी टेबल भी क्रिएट हो जाएगी और इसमें भी मैंने 4-5 रिकॉर्ड एंटर कर दिए, करेक्ट। ये भी उठा लेते हैं। तो अब ले देकर बात ऐसी है कि हमारे पास बन गई है 2 टेबल, दोनों का डेटा एक बार देख लो। ये आपकी प्रोडक्ट टेबल और ये प्रोडक्ट इन्फो टेबल। तो सबसे पहले प्रोडक्ट टेबल देखिए, ये 4 रिकॉर्ड मौजूद हैं, और प्रोडक्ट इन्फो देखिए, इसमें भी है हमारे पास 5-6 रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब ये कॉन्सेप्ट नोटपैड पर आकर आप यहाँ समझिए। डाटा दिख रहा है सबको? मेरे ख्याल से यही सेम डाटा ही होगा वहाँ पे, लेट अस सी, ठीक है। अब ज्वाइनिंग को समझते हैं। एक ही डायग्राम में ज्वाइनिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखना। ज्वाइनिंग को मेनली 3 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। तो 3 भाग जो होते हैं, एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं इनर ज्वाइन, ठीक है। एक होता है आपका आउटर ज्वाइन, और आउटर ज्वाइन में 2 पार्ट आते हैं, एक आता है लेफ्ट और एक आता है राइट, और एक होता है आपका फुल ज्वाइन। हाँ, फुल ज्वाइन में आ गया। फुल आउटर में मतलब बाहर का, लेफ्ट का, राइट का, इनर में कॉमन, और फुल में सारा। तो ये आपके ज्वाइनिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं। ये समझ में क्या आता है? अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, व्हाट डज इट मीन्स। इसको एक डायग्राम से मान लीजिए, आपके पास एक A नाम का सेट है, ठीक है। इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं 1, 2, 3। मान लीजिए आपके पास एक B नाम का सेट है, इसमें रिकॉर्ड हैं 2, 4 और 5। इतना समझ में आ गया? यानी कि ये एक A नाम का सेट है जिसमें 1, 2, 3 है, और ये एक B नाम का सेट है जिसमें 2, 4, 5 है। कोई दिक्कत तो नहीं आता? ये A सेट है, ये B सेट है, ब्लू में कर दिया मैंने सेट का नाम B में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे इनर जॉइन के कॉन्सेप्ट की, कि इनर जॉइन क्या होता है। इनर जॉइन का मतलब होता है कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल। कॉमन रिकॉर्ड बस। अब इन दोनों टेबल में कॉमन रिकॉर्ड क्या है? 2, तो इसका आंसर है 2। आप अगर इनर जॉइन इस पे परफॉर्म करते तो ये आपको वैल्यू 2 देता, खत्म पर। इसमें कोई डाउट? अच्छा, अब आ जाइए जरा आउटर वाले जॉइन पे आ जाते हैं। तो इसका जो कॉमन रिकॉर्ड आएगा, इसका आंसर मैं यहीं लिख देता हूँ स्पेस को देखते हुए।
अब हम बात करते हैं लेफ्ट ज्वाइन की। लेफ्ट ज्वाइन क्या कहता है, देखो लेफ्ट ज्वाइन ये कहता है कि भाई देखो कॉमन रिकॉर्ड, ठीक है, प्लस लेफ्ट साइड की जो टेबल है उसके रिमेनिंग रिकॉर्ड, लेफ्ट के रिमेनिंग रिकॉर्ड, आऊंगा मैं, आ रहा हूं वहां पर, हो जाओ रिकॉर्ड, ठीक है। अब जरा देखो कॉमन रिकॉर्ड कौन सा है, तो समझे। अच्छा मेरे पास जो दो टेबल है इसमें लेफ्ट वाली टेबल कौन सी हुई, ए, और राइट वाली, इतना समझ में आ गया। अच्छा लेफ्ट टेबल में जो बचे हुए रिकॉर्ड है जरा वो बताएंगे आप, कौन से बच रहे हैं, 1 और 3, ये निकल के आएगा, ये समझ गए कॉन्सेप्ट। अच्छा अब बात करते हैं राइट ज्वाइन की, राइट पर आ जाओ, राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन क्या कहता है, कॉमन रिकॉर्ड प्लस राइट के रिमेनिंग रिकॉर्ड। अब भाई देखो कॉमन रिकॉर्ड कौन सा है, और राइट का बचा हुआ रिकॉर्ड, जब आप ज्वाइनिंग पढ़ते हो कॉन्सेप्ट को बसा लो बस दिमाग में, और कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट पढ़ाई में, समझिए यहाँ तक। अब आ जाइए कौन सा ज्वाइन बचा, फुल ज्वाइन। अब फुल ज्वाइन में क्या होता है, देखो कॉमन प्लस लेफ्ट का रिमेनिंग प्लस राइट का रिमेनिंग। अच्छा कॉमन कौन सा है, 2, अच्छा लेफ्ट का रिमेनिंग, राइट का रिमेनिंग, और इसी कॉन्सेप्ट को बेटा यूनियन कहते हैं, तभी वहां पर यूनियन का जिक्र आ रहा था। फुल ज्वाइन मतलब यूनियन होता है, इतना समझिए सर। अब इसको प्रैक्टिकल करेंगे बस, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन में दोनों कॉलम सेम होने जरूरी नहीं होते, वो लिख देते हैं बट ज्वाइनिंग में मानते नहीं है उसको। उसमें आप 2 कॉलम 2 टेबल लीजिए, कॉलम कॉमन नहीं है तब भी चलता है। सेल्फ ज्वाइन होता है जिसमें एक टेबल में ही 2 कॉलम आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर लें। एक टेबल है उसमें 2 कॉलम आपस में ही कनेक्ट हो जाएंगे, रिलेशनशिप आऊँगा बताऊँगा आपको, डोंट वरी। लिख लिया, बढ़े आगे देखो अब। अच्छा ये टेबल ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 2 टेबल आपको दिख रही हैं, टेबल हमने बना रखी है, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर मैं इसमें इनर ज्वाइन लगाऊंगा तो कौन से कॉलम पे लगेगी इनर ज्वाइन, पीआईडी, क्लियर, दोनों टेबल में कॉलम है। अच्छा इनर ज्वाइन लगाएंगे तो जो दोनों में कॉमन रिकॉर्ड है वही निकलेंगे ना। अब बताओ कौन कौन से रिकॉर्ड निकल के आएंगे, 2 और, अच्छा 1 के कितने रिकॉर्ड निकलेंगे, 2, क्योंकि 2 हैं, और 2 के कितने निकलेंगे, 1 निकलेगा, और 4 के, तो कुल मिला के ये सारे रिकॉर्ड निकल के आएंगे। सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये लेफ्ट वाली टेबल है ये राइट वाली। जब आप ज्वाइनिंग लगाएंगे ना ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन फ्रॉम टेबल 2। तो अब ये बताओ ज्वाइन के लेफ्ट साइड में कौन सी टेबल है, दूसरा मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें रिलेशनशिप है, ये तो मान लो चलो आपने बता दिया आईडी, बोल दो जाओ, बोल दो जाओ। वो कैसे पता लगेगा कि दोनों रिलेशनशिप है। ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम मिलेगा, उसका आईडी लगेगी। टेबल जब बनती है तो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें ईआर डायग्राम होता है ना, उससे पता चलता है। सबसे पहले कोई टेबल पे काम करवाएगा तो क्या मांग लेगा, डायग्राम दो मुझे, वो हवा में थोड़ी ना तीर मारेगा। मोर देन 2 टेबल्स हैं, और एक दूसरी चीज़, 2 टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट ढूंढना 2 मिनट का काम होता है, उसको डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे नज़र मारेगा ठीक है चल समझ जाएगा। और बताओ ये जैसे क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट ज्वाइन वाला प्रोसेस है, मोर देन 2 टेबल्स है, ये तो वैसे वैसे सारे 2 टेबल्स हैं, क्या ये उनमें भी अप्लाई होता है मोर देन 2 टेबल्स में? 2 क्या 30 हो 40 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ बताओ, देखो इतना समझ में आ गया यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ। अभी क्या करेंगे, इनका हम इनर ज्वाइन निकालेंगे। इनर ज्वाइन निकालेंगे तो कॉमन रिकॉर्ड निकल के आ जाएंगे, ये वाले 1 के 2 बार आएंगे और 2 का आ जाएगा, 4 का आ जाएगा, ठीक है। चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इनर ज्वाइन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, ज्वाइनिंग लगाना कैसे होता है, देखो आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, प्रोडक्ट,
ज्वाइन कौन सा लगाना है, इनर ज्वाइन। किस पे लगाना है, प्रोडक्ट। अब आप खुद बताओ इनर ज्वाइन के लेफ्ट में कौन सी टेबल है, प्रोडक्ट। तो ये लेफ्ट टेबल है। समझिए बात यहाँ पर। अच्छा किसके बेस पर लगती है ज्वाइनिंग, एक कॉमन एट्रीब्यूट, वो कैसे लिखेंगे, ऑन करके। और कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, प्रोडक्ट टेबल का पीआईडी और प्रोडक्ट इन्फो टेबल का पीआईडी। अब ये पता कैसे चलेगा उसको, दोनों टेबल तो अलग अलग हैं, तो मेरे को उनके नाम से बताना पड़ेगा। प्रोडक्ट टेबल का पीआईडी बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट इन्फो टेबल का पीआईडी। लग गया ज्वाइन। अब ज्वाइनिंग लगने से जब आप इसे रन करेंगे तो दोनों टेबल के सारे कॉलम आ जाएंगे। इस टेबल में कितने कॉलम है और उसमें कितने, देखिए इस टेबल में कितने कॉलम है, 2, ठीक है, और इस टेबल में कितने कॉलम है, 3, कितने हो गए, 5। एक ऐसा कॉलम जो बार बार आ रहा है, कौन सा है वो, स्टार लिखने से क्या होगा, रायता फैल जाएगा, है ना, 5 बार आएगा। देखिए पीआईडी 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना समझ में सब, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन पीआईडी तो एक बार चाहिए ना हमको, कितनी बार चाहिए, एक बार चाहिए। तो इससे कैसे निपटें, तो आपको यहाँ पर मैनुअली बताना पड़ेगा कि किस टेबल से कौन सा कॉलम लेना है। समझ गए कि किस टेबल से क्या लेना चाहते हो आप बताइए। जैसे मैंने इसको बोला कि भाई प्रोडक्ट टेबल से पीआईडी दे दे, तो ये पीआईडी देगा बस। अब समझ गए। अगर मैं इसको बोलूँ मेरे को प्रोडक्ट का नाम भी दे दे, तो मैंने लिखा प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट का नाम भी दे दे मेरे को, तो नाम भी दे देगा। अब मैं प्रोडक्ट इन्फो से पीआईडी थोड़ी ना लूँगा। समझ रहे हो बात मेरा क्या कह रहा हूँ। अच्छा एक दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर, जब मैंने आपको एलियास पढ़ाए थे तो मैंने बताया कि कॉलम का नाम चेंज हो जाता है, फिर मैंने कहा था टेबल का नाम भी चेंज हो जाता है, लेकिन दिखाया नहीं था वहाँ पर। मैंने बोला था जब 2 या 2 से ज़्यादा टेबल पे हम काम करेंगे तब आपको हम ये बताएंगे। तो वक्त आ गया। यहाँ पर देखिए टेबल का नाम काफ़ी बड़ा है, मैं चाहता हूँ छोटा सा नाम हो जाए। एलियास क्या होते हैं, निक नेम होते हैं, जल्दी से बुलाने के काम आते हैं, है ना। हम किसी को ऐसे तो गिरधारी लाल इधर और गिरी इधर ऐसे बोलते हैं, गिरधारी लाल ब्रह्मचारी, कौन बोलता है ऐसे, पूरा नाम कोई नहीं बोलता, छोटा सा नाम लिया बुला लिया। तो हम क्या करेंगे, तो छोटा नाम दे देंगे। जैसे प्रोडक्ट टेबल को मैंने पी बोल दिया चलो, और इसको मैंने बोल दिया पी है, चलो बढ़ेगा। अच्छा मैं जहाँ जहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ क्या यूज़ करूँगा, पी यूज़ करूँगा, और प्रोडक्ट इन्फो की जगह क्या यूज़ करूँगा, पी यूज़ करूँगा। इतना ऐसा आसान सा काम हो जाता है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, अब मैं ये थोड़ी ना लिखूँगा, पी लिखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी पी लिखूँगा, हो गया काम। अब जरा चला के देखो आ रहा है डेटा। अच्छा प्रोडक्ट इन्फो से क्या क्या निकालना था, कॉलम के नाम याद है किसी को, मेरे ख्याल से एक तो प्रोडक्ट कोस्ट होगा और एक कंपनी होगी, ठीक है, आ गया। यही था ना कॉमन रिकॉर्ड दोनों में। अभी को डाउट किसी का। अच्छा देखो इसको करने का एक तरीका और भी होता है, ये तो सीखिए। एक तरीका और देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, फिर लिखा था इनर ज्वाइन प्रोडक्ट इन्फो। अब ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, इतना तो तुम समझ गए हो। फिर आपने यहाँ पर देखा था ऑन लिखा था, ठीक है, फिर आपने लिखा था प्रोडक्ट का जो पीआईडी है शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट इन्फो के पीआईडी, ऐसे लिखा था कुछ। तो वहाँ पे रायता फैला था क्योंकि पीआईडी रिपीट मार गया था, दैट इज द पॉइंट। तो एक कॉमन अंडरस्टूड एक टर्म होती है, उसका यूज़ करो, उससे वो समझ जाता है थोड़ा। आप यहाँ पे लिखें यूजिंग पीआईडी। अब उसको पता है अच्छा पीआईडी पे ज्वाइनिंग कर रहे हो, अरे जो कॉमन रिकॉर्ड है तो उसे देगा ही क्यों, अंडरस्टूड होगा ना उसके लिए। ये ही खत्म कर दिया इसने। जो बड़ा डाटा होगा तो एक एक करके कब तक उठाओगे यार। एक टेबल में 25 रिकॉर्ड है, एक टेबल में 45 रिकॉर्ड है, एक की वजह से तुम समझ रहे हो 67-68 रिकॉर्ड कहाँ तक उठाओगे। तो यूजिंग काम में ले लेना। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा रिकमेंडेशन में ये यूज़ करा करो, ये यूज़ करा करो। सलाह मानना ना मानना तुम्हारी इच्छा है। आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट किसी का। कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें यूजिंग पीआईडी के नहीं तब नहीं लेगा, तब तो तुम्हें टेबल के नाम से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, नाम अलग अलग हुए तो, ठीक है। पहली चीज़ तो नाम अलग अलग हम रखेंगे नहीं, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि वहाँ पर रिलेशनशिप आ रही है तो हम रखते नहीं हैं। लेकिन हाँ प्राइमरी की दूसरी टेबल में जाके जब फॉरेन की बनती है तो नाम अलग हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर चांस में कोई करेगा। तो उस केस में है ना आपके पास ये वाला तरीका यूज़ कर लेना, यूजिंग मत करना, आप यूज़ मत करना। अच्छा दूसरा अब हम लेकर चलते हैं लेफ्ट ज्वाइन।
अब इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। इसमें बता सकते हो मोर देन 2 टेबल है नहीं मेरे पास, बनानी पड़ेगी यार। ये कितने बजे क्लास खत्म होता है? कितने बजे क्लास खत्म होता है हमारा? हाँ 4:30 बजे। एक अगला रिकॉर्ड आएगा, उसमें 3 टेबल का एग्जांपल जरूर दूंगा तुम्हें, ठीक है? मतलब जब ये कंप्लीट हो जाएगा 3 टेबल का एग्जांपल। कुछ नहीं है, देखो तीसरी टेबल में ज्वाइन करता है ना, तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। मान लो एक टेबल है, प्रोडक्ट हो गई, प्रोडक्ट इन्फो हो गई, एक मान लीजिए स्टोर है। स्टोर जो है हमारी प्रोडक्ट टेबल से कनेक्टेड है, मान लेते हैं स्टोर जो है प्रोडक्ट टेबल से कनेक्टेड है, तो मैं उसको कनेक्ट करूँगा, यहाँ से चालू करूँगा कहानी को। यहाँ तक खत्म हुआ था ना मेरा काम, एंट्री लेके आगे बढ़ूंगा, फिर लिख दूंगा इनर ज्वाइन। कौन सी टेबल? स्टोर टेबल। किसके बेस पर? स्टोर टेबल की प्रोडक्ट आईडी बराबर प्रोडक्ट टेबल की प्रोडक्ट आईडी, खत्म। ऐसे ही करना है, फिर करना, फिर आ गया कोई, लो जी भाई, फिर आ गया। लो किससे करना है? एम्प्लॉय से करना है। एम्प्लॉय टेबल की प्रोडक्ट कुछ तो होगा कॉमन, वो मैच करता चला जाऊंगा मैं इसे। सेम रिकॉर्डिंग कॉमन हो सब टेबल्स में। हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक डाटाबेस दे के मारना उसको, ये क्या कर रखा है भाई, ऐसे कौन देता है? सेम रिकॉर्ड भी कॉमन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाटा तो अपनी तरीके से काम करेगा ना, चाहे कैसा ही कॉमन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? कॉमन है तो सारा आ जाएगा, क्या दिक्कत है भाई? जरूरी थोड़ी ना सब में अलग अलग हो सकता है कॉमन हो। आपने तो इनर ज्वाइन लगाया, कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा, उसमें ये थोड़ी ना कंडीशन कि सारा नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं हो। कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा आपका, रिमेनिंग का रिमेनिंग आ जाएगा। अच्छा लेफ्ट ज्वाइन देखते हैं। देखो भाई, जो मैंने ऊपर लगाई थी ना ज्वाइनिंग, बस पूरा उतार लेना, कुछ मत करना, तो समझ में आई गई है, ठीक है? सिर्फ इनर का क्या करना है? लेफ्ट करना है। अब होगा क्या इसे, तुम लोग खुद बताओ मेरे को, तुम लोग तो अभी मैंने समझाया तुम लोगों को, तुम खुद बताओ इससे क्या निकल के आएगा। पहले तो कॉमन आएंगे, कॉमन कौन से हैं? 1 1 2 4 और 4, और कौन सा रिकॉर्ड आएगा निकल के? लेफ्ट टेबल कौन सी है इसमें? तो कौन सा रिकॉर्ड निकल के आया? 3 नंबर। इसमें क्या निकल के आ जाएगा? नाम। अच्छा, कोस्ट और कंपनी में क्या दिखाएगा? वो नल दिखाएगा, समझ गए ना? देखो ये क्वेरी है और ये हमने कर दिया फायर। देखो ये फायर, देख लो जरा वहां पे 3 नंबर को देखो, बस वो आ गया, बस लटक के एक छोटा सा। इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट ज्वाइन बोलेंगे। सेम इसी तरीके से क्या हो गया? राइट ज्वाइन हो गया। इसमें क्या करना है? राइट। अब तुम अंडरस्टूड हो यार, अब बता सकते हो कि क्या आएगा, बताओ बताओ। कॉमन आ गया पहले तो, कॉमन आ गया ना, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, और एक नल वाला आ गया, नल वाला आ गया ना, बस देखो 3 रह जाएगा, आ गया नल वाला भी। अब क्या बचा? फुल ज्वाइन बचा, फुल ज्वाइन। अच्छा, फुल ज्वाइन नाम की चीज इसमें होती ही नहीं है, एरर आ जाएगा, ठीक है? अब जब चलाओगे चलेगा वो, ये नहीं चलेगा। क्रॉस ज्वाइन तो अलग ही चिड़िया है, वो तो फुल ज्वाइन तो चल ही नहीं रहा। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको फुल ज्वाइन का कॉन्सेप्ट लेते हुए हैं, यूनियन का जिक्र किया था ना, यूनियन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? अच्छा, यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। अगर किसी एक टेबल में ये रिकॉर्ड है 1 1 2 4 6, दूसरी टेबल में 1 2 4 6 1, अगर मैं इसका यूनियन करूँगा तो क्या होगा? कॉमन रिकॉर्ड पहले तो, कॉमन कौन से हैं? 1 2 4 6, रिमेनिंग यही है सारे, बस यही आएगा उत्तर इसका। अब वो बचे हुए होते तो भाई उनको भी लटका लेते अपने साथ। ये चीज कैसे निकलेगी? याद करो, लेफ्ट ज्वाइन है तुम्हारे पास, राइट, इनको यूनियन कर दो। कॉमन से तो कुछ होना नहीं है, इनर से तो क्या करो? लेफ्ट को पकड़ो, राइट को पकड़ो। लेफ्ट वाले में क्या है? कॉमन और लेफ्ट के हैं। राइट वाले में क्या है? राइट और कॉमन है। इन पे अगर मैं यूनियन लगा दूं तो सारे मिल जाएंगे ना हमें। वही उसमें जिक्र था यूनियन का, अब देखो वो कैसे लगाना है। ठीक है भाई, देखो ये तो चलेगा नहीं, ये तो हटा दिया मैंने।
एक काम करो, लेफ्ट वाला क्वेरी पकड़ के कर लो कॉपी, और ऐसे ही राइट वाला क्वेरी पकड़ के यहाँ पे कर लो कॉपी, ठीक है। इनके बीच में से कनेक्शन हटा के बीच में डाल दो यूनियन। देखो सारा डेटा आपको इधर उधर चमकता हुआ दिखेगा, दिख गया? यही था ना, यूनियन लगाना होता है बस। और कोई डाउट इसमें? अभी समझ में आ गया? अब एक दो क्वेरी तुम फटाफट से दोगे करके, ठीक है। क्वेरी ये है आपकी, डाटा दिखाऊंगा बस, ये क्वेरी मारनी है आपको। अच्छा, एक प्रोडक्ट है हमारे पास जिसका नाम है पेन। इसकी कंपनी कौन कौन सी है हमारे पास? हमारे पास डाटाबेस में एक प्रोडक्ट है पेन। हमारे पास इसकी कौन कौन सी कंपनीज हैं, नाम बताइए। क्वेरी बताओ, क्वेरी फाइंड कंपनी नेम ऑफ ऑल पेन्स। क्या करो भाई, ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ है? ये रहा, देखो क्वेरी लगाना सिखा रहा हूँ, कैसे लगानी है, अब करनी कैसे क्वेरी डाटाबेस। कॉपी करके ये ले लो, जैसे जरूरत हो। आप इसमें लेफ्ट ज्वाइन भी यूज कर सकते हो, क्यों? पेन तो उसमें भी आ रहा है। राइट ज्वाइन यूज मत करो, पेन नहीं आ रहा उसमें, समझ रहे हो बात? जो रिकॉर्ड आपको मिल रहे हैं कोई सी भी टेबल है, इनर ज्वाइन से काम चल रहा है, मैं इनर ज्वाइन यूज कर लूँ, वो आप पे डिपेंड करता है आपका काम किससे चल रहा है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर ये मैंने लिख ली ज्वाइनिंग की क्वेरी, सब कुछ ठीक है। कंडीशन ही तो देनी है, कंडीशन ही तो देनी है। वेयर प्रोडक्ट टेबल का नाम किसके बराबर होना चाहिए? पेन। अभी पेन के ऊपर करेगा सारी कारस्तानी, कुछ भी उठाओ। देखो एक और क्वेरी करो, देखो अपने आप सीख जाओगे। C++ जो कंपनी है ना, प्रोडक्ट कौन है उसका? प्रोडक्ट का नाम बताओ। C++ जो कंपनी है ये किस प्रोडक्ट को बेचती है? बताओ कैसे बनाओगे? आगे यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ऐसे क्या था? पोस्ट कंपनी था, कंपनी पी कंपनी था कि कंपनी था? पी कंपनी था, पी कंपनी। और पी कंपनी तो प्रोडक्ट इन्फो टेबल में है, ये भी ध्यान रखना है। कौन सी कंपनी है वो, नाम क्या है उसका? ऐसे ही लिखा हुआ है ना पक्का? बस निकालना क्या था? प्रोडक्ट का नाम। जो निकालना है वो एट्रीब्यूट लिख लो, सारा निकालना है सारा लिख लो। तो C++ की जानकारी आ जाएगी, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करनी है आपको ऐसे करके। और कोई डाउट इसमें? अब मैं पूछूं कुछ? तुम ढूंढ रहे हो इसको, ठीक है। तुम लोगों को पता है क्या करना है? ये दो टेबल है आपके पास, ठीक है। अभी वहां पर जिक्र हो रहा था इंटरसेक्शन, याद है कुछ? डिफरेंस वगैरह ऐसे कुछ, सिमेट्रिकल डिफरेंस, सिमेट्रिकल इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन होता है कॉमन रिकॉर्ड, जो इनर जॉइन आप बोल देते हैं, ठीक है। यूनियन होता है सारा रिकॉर्ड, फुल जॉइन जिसको बोल देते हैं। बोलने के दोनों के अलग अलग तरीके हैं। अच्छा, एक होता है सिमेट्रिकल डिफरेंस, सिमेट्रिकल इंटरसेक्शन। सिमेट्रिकल इंटरसेक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक शेप बनाऊंगा, इसका मैं आपसे पूछूं सिमेट्रिकल इंटरसेक्शन क्या है, सिमेट्रिकल शेप क्या है इसकी, क्या बताओगे? बीच का तो इंटरसेक्शन होता है, सिमेट्रिकल पता है क्या है? देखो मैं बना, अरे रुको, ये बनेगा ऐसे, ये है। व्हाट डज इट मीन्स? जो इसमें कॉमन था वो नहीं लेना, जो कॉमन था वो नहीं लेना, इसको बोलते हैं। अब अगर आपको कंपनी ये बोल दे, एक काम करो बेटा, ये डाटा दिख रहा है, मुझे वो टेबल दे, मुझे वो डेटा दो जो प्रोडक्ट में तो है इसमें नहीं है, यानी डिफरेंस निकालिए। कॉमन तो तुम निकाल देते हो, कॉमन के साथ बचा हुआ भी निकाल देते हो, वो कैसे निकालोगे जो इसमें तो है इसमें नहीं है? यानी कि डाटा आना चाहिए केवल 3। प्रोडक्ट में है ना, प्रोडक्ट इन्फो में नहीं है, ये निकालो। ये मेरा सवाल है तुम लोगों से, पहला क्वेश्चन। तुम तो पढ़े लिखे हो, सिक्वल पढ़ रखा है तुम पहले भी, है ना? निकाल लेना आराम से। चौथे पर आते हैं, अगला सवाल उल्टा करेंगे अब इसको। आपको वो डेटा निकाल के देना जो प्रोडक्ट इन्फो में तो है, प्रोडक्ट में नहीं है, उल्टा माइनस करना है, ठीक है। चौथा सवाल। पांचवा सवाल, अब जो पांचवा सवाल है इसको सिमेट्रिकल डिफरेंस बोलते हैं। अभी जो पढ़ा आपने एक था डिफरेंस, यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया। यूनियन मतलब फुल ज्वाइन, इंटरसेक्शन मतलब इनर ज्वाइन।
यूनियन मतलब फुल ज्वाइन, इंटरसेक्शन मतलब इनर ज्वाइन, डिफरेंस मतलब ए माइनस बी या बी माइनस ए, वो डिफरेंस पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, जो शायद आपने पढ़े होंगे तो आप बता दोगे कहीं किसी लेक्चर में। अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो है सिमेट्रिकल डिफरेंस। सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है, कॉमन हटा दो बाकी बचे हुए दोनों के, तो बाकी बचे हुए दोनों के रिकॉर्ड अगर मैं निकालूंगा तो क्या है, एक तो 3 है और एक नल है, ये निकाल के देना है, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिफरेंस। अब टेक्निकल इंटरव्यू तो बता दोगे ना डिफरेंस ए माइनस बी, बी माइनस ए, सिमेट्रिकल डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, समझे कुछ, ए माइनस बी यूनियन ऑफ, मैथ की टर्म्स नहीं बट +2 में साल चलते थे ये वही है, आज काम आ रहे हैं ना, मेरे दिमाग में वेट हो रहा है, वास्तव में आज काम आ रहा है, बस सच में हम पढ़ते थे ना यूज काम होते हैं, आज समझ में आ रहा है तरीके, ये तो वही थे, पढ़ाते नहीं थे वो, ए यूनियन बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, सिमेट्रिकल डिफरेंस, वो ये है आज जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट बना लेना, बन जाए तो। कोई डाउट अब यहाँ पर? तो आपके लिए होमवर्क मिल गया, अपना मत्था खर्च करना कल 3 दिन सवाल। हाँ, सेल्फ ज्वाइन भी निपटाते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, आ जाओ लो सेल्फ ज्वाइन लो, ढूंढो इसमें कहाँ है सेल्फ ज्वाइन, वैसे ही बता दूँ, चलो सेल्फ ज्वाइन, आप में से कौन जानता है सेल्फ ज्वाइन थोड़ा बहुत? मैंने आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बता दिया है, बाकी रिकॉर्डिंग में चले गए होंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है, आपको सिमेट्रिकल डिफरेंस भी बता दिया, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी कह लो या फिर बी माइनस ए कह लो। सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी सॉरी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, ये होता है, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, सेल्फ ज्वाइन पे आते हैं। ओके, तो कोई बता रहा था सेल्फ ज्वाइन के बारे में, कोई बताएगा? ओके, कोई भी टेबल जो खुद अपने आप से रिलेशन में हो, अ टेबल दैट हैविंग अ रिलेशनशिप विद इटसेल्फ, अ टेबल दैट हैविंग रिलेशनशिप विद इटसेल्फ is called inner join, is called inner join, self join, हाँ सॉरी सेल्फ ज्वाइन। मैं हमेशा सोचता था ये ऑनलाइन वाले कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन ध्यान देते हैं सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। देखो इतना ये क्लियर हो गया, सेल्फ ज्वाइन का मतलब कोई भी टेबल जो खुद अपने आप से कनेक्टेड होती है उसको हम सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे कुछ तो बनाना पड़ेगा कहीं पे, तो मैं यहाँ पे कुछ बनाऊंगा समझाने के लिए। मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे पास क्या हो सकता है, मेरे पास इसमें एम्प्लॉय की आईडी है, मेरे पास एम्प्लॉय का नाम है और मैनेजर भी इसी में मेरे पास, लेकिन मेरे पास मैनेजर की केवल और केवल आईडी है, ऐसे कुछ मान लेते हैं, ठीक है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, इससे जल्दी समझ में आएगा। एक एम्प्लॉय है 1, ठीक है, इस बंदे का नाम है अंकित, इनका कोई मैनेजर नहीं है, मान लो बॉस है, बॉस, ठीक है। अच्छा, दूसरा एम्प्लॉय है, इनका नाम है राकेश और इनके जो मैनेजर हैं उनका नाम अंकित है। सही बात, कोई क्वेश्चन तो नहीं आता? अच्छा, एक और एम्प्लॉय ले लिया, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम ले लिया दीपिका और इनके भी जो बॉस हैं अंकित सर, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने एक और रिकॉर्ड लिया एम्प्लॉय, यहाँ पे मैंने नाम ले लिया अतीक सर, ये डुकेट का डाटा ले रहा हूँ मैं, अतीक सर। इनके मैनेजर कौन है, राकेश सर। समझा गया यहाँ तक? अच्छा, फिर मैं ले लिया एक एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर 5, इसमें मैं अपना नाम ले लेता हूँ, तो मैं भी किसको रिपोर्ट करूँगा, अंकित सर। अच्छा, एक रिपोर्ट और ले लेते हैं लास्ट और उसके बाद छोड़ देते हैं। यहाँ ले लिया अमन और यहाँ पर रिपोर्टिंग में डाल दिया किसी का भी डाल दो, 3 नंबर डाल देते हैं। बात कहानी समझ में आ गई आपको? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हर एम्प्लॉय के मैनेजर कौन कौन है बताओ, तो कैसे बताओगे भाई?
और तुमने क्वेरी डालती फिर जिसकी आईडी 2 है उसका नाम बताओ, 2 से तो तुरंत राकेश आ जाएगा, फिर इसके मैनेजर को कैसे ढूंढोगे? खुद में कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो खुद में कनेक्टेड है ये टेबल। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में क्या लगता है, अब इसको निकाल के देते। सबसे पहले तो टेबल मेरे को बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो एआई पट तो बन जाए। टेबल बनाने में टाइम लगेगा। तो इसमें ये ऑलरेडी टेबल्स हैं। एम्प्लॉय टेबल मेरे को बनाना है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी स्टार्ट एंड क्लोज इट। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर प्राइमरी की, रिपीट तो नहीं हो रही थी ना एम्प्लॉय आईडी, तो प्राइमरी की लेके चलूँगा। एम्प्लॉय का नाम और ये हो गया खुद में अपने आप टेक्स्ट वैल्यू। देन मैनेजर आईडी दैट शुड बी इंटीजर टाइप इज कंप्लीट। सो ये कर दी मैंने रन, करेक्ट। इसमें इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, मैनेजर की आईडी, देन ऑफ वैल्यूज। तो चलिए पहला रिपोर्ट 1 अंकित नल, 1 अंकित नल। दूसरा रिपोर्ट 2 राकेश 1, 2 राकेश 1। थर्ड रिपोर्ट 3 दीपिका 1, 3 दीपिका 1। फोर्थ रिपोर्ट 4 अतीक 2, 4 अतीक 2। फिफ्थ रिपोर्ट 5 नवीन 5 नवीन 1। छठा अमन 3, 6 अमन। ये देखो टेबल हमारा बन गया ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने क्या डाटा, अब क्वेरी क्या निकालनी है मुझे? नहीं क्वेरी क्या है? क्वेरी डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉय विद मैनेजर। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय विद मैनेजर। अब इसको कैसे करते हैं, देखो इसी टेबल को मैं 2 टेबल मान लूँगा। मैं मान लूँगा यही एम्प्लॉय टेबल और यही मैनेजर टेबल। भाई गलत थोड़ी ना कह रहा हूँ, यही है हमारे लिए। तो मैनेजर टेबल भी यही है, एम्प्लॉय टेबल भी, 2 टेबल यही है मेरे लिए। ठीक है, इन्हीं में ज्वाइनिंग फिट कर दूंगा। एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय का नाम उठाऊंगा, मैनेजर टेबल से मैनेजर का नाम उठाऊंगा। समझ गए? चलो करते हैं फिट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये बन गई एम्प्लॉय टेबल। ई मतलब एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे बात? अच्छा क्या करनी है, ज्वाइनिंग करनी है। अच्छा ज्वाइनिंग के कॉन्सेप्ट में जब मैं लेकर चलूँगा यहाँ पर मेरा सारा का सारा जो डेटा रहेगा, मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल है ये और दूसरी मैंने बनाई मैनेजर टेबल, तो मेरा ये रहेगा जिसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी सारी मैच कर जाएं, कुछ छोड़ूंगा नहीं एम्प्लॉय का। यानी लेफ्ट साइड का जो टेबल है उसका सारा डेटा चाहिए मेरे को, क्योंकि राइट में तो मैनेजर आईडी मेरे को नल पे गड़बड़ कर जाएगी ना। मेरे को मैनेजर का सारा चाहिए, तो क्या लूंगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेफ्ट ज्वाइन क्या लूंगा, ये समझ में आ गया, क्योंकि मेरे को छोड़ना नहीं है कुछ भी उसमें। तो लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ लूंगा, एम्प्लॉय टेबल के साथ ही, लेकिन इस टेबल को मैं मैनेजर मान रहा हूँ, इतना समझो। अभी मैंने इसी टेबल के 2 नाम दे दिए, एक मैंने मान लिया एम्प्लॉय, टेबल का नाम तो बदल सकते हैं सेम तरीके, और इसी को मैंने मान लिया मैनेजर। इतना समझ में आ गया? अच्छा एम्प्लॉय टेबल से क्या उठाऊंगा, एम्प्लॉय का नाम, और मैनेजर टेबल से हैं दोनों सेम ही लेकिन ऐसे उठाएंगे हम। इतना समझ में आ गया? अच्छा अब यहाँ आ जाओ, अब ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे ये वाला। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में क्या देखोगे, मैनेजर की आईडी, और मैनेजर टेबल में क्या देखोगे, एम्प्लॉय की आईडी। ऐसे जैसे प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट इन्फो देखा था, प्रोडक्ट इन्फो टेबल में प्रोडक्ट की आईडी देखी थी, याद आ रहा है कुछ? यही देखना है आपको। यहाँ लिखोगे आप एम्प्लॉय टेबल में चेक करोगे मैनेजर आईडी, और मैनेजर टेबल में चेक करोगे एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अभी जो आंसर आएगा फिर उसको वेरीफाई करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, चलाते हैं। अंकित का कोई बॉस नहीं, अब चेक करते हैं। दीपिका का बॉस अंकित बता रहे हैं, यहाँ पर चेक करें। दीपिका बॉस अंकित ही है, और तसल्ली कर लो एक आधी।
अच्छा नवीन के ये भी ठीक है, अमन का दीपिका आ रहा है, ठीक है चेक कर लो। अमन 3 नंबर 3 पे दीपिका देख लो। ये क्या होता है आपका खत्म हो गया। और कोई डाउट? अच्छा क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी एक कॉन्सेप्ट और है वो देख लीजिए। हाँ ये आपका असेसमेंट आ गया एक, FDI पे एक डाटा है और इस पे आप एक टास्क जो मैं देता ही हूँ ऑलमोस्ट वो करना है। तो मैं इसका डेटा आपको एक बार यूज़ करके बता देता हूँ कैसे करना है। इसी पे जाएंगे हम यहाँ पे, तो मैं एक दूसरा डेटाबेस बनाता हूँ इसमें, क्रिएट डेटाबेस, यहाँ देख लो। ये रहा क्रिएट डेटाबेस FDI बनाना है, पूरी कमांड है वो लिखी हुई मिलेगी, आप इसको रन करना है। FDI डेटाबेस बन गया, ये आपका यूज़ हो गया। इसमें एक कस्टमर टेबल आपकी बनेगी, रन कर देना, उसमें रिकॉर्ड एंटर कर देना ये रे। फिर एक प्रोडक्ट टेबल बनाना, उसमें रिकॉर्ड एंटर कर देना। फिर एक सेल्स टेबल बनाना और उसमें भी बेटा ये रिकॉर्ड एंटर कर देना। चला गया, 3 टेबल आपकी बन के तैयार हो गई। 3 टेबल को चेक करेंगे हम ऐसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। इतना समझ में आ गया, तीनों रिकॉर्ड हमारे पास हैं। और इसका सैंपल डायग्राम तब भी ना आए तो यहाँ से देख लेना, ये है सैंपल डायग्राम। इसमें कोई डाउट अभी तक? अब इसमें सवाल आएंगे आपके पास। 3 टेबल है, आपका सवाल था ना 3 टेबल कैसे कनेक्ट होती है। अब इसमें सवाल आते हैं। पहला सवाल, डिस्प्ले द नेम एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बॉट बाय द स्मिथ। जब आप इंटरव्यू देंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, समझिए। अब आपको इसमें ये बताना है कि वो प्रोडक्ट कौन सा है और उसकी कीमत क्या रही जो स्मिथ ने खरीदा। अब यहाँ से देख के तो आप बता दोगे, लेकिन क्वेरी लिखनी है आपको, क्वेरी लिख के बताना है। और ये कब पॉसिबल है? डाटा 3 टेबल से मिलके आ रहा है, तो पहले आपको तीनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना। तो चलिए भाई तीनों टेबल को ज्वाइन मारते हैं। एक क्वेरी में लिख के बता रहा हूँ, बाकी का अपने आप कर लीजिएगा। टेबल हमारी बन चुकी है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है। पहले आप ज्वाइनिंग करें तीनों टेबल के बीच में। टेबल का एक छोटा सा आधार अपना जो है यहाँ पे ऐसे बना के रखें, ताकि पता रहे कॉलम क्या है, टेबल क्या है, सब कुछ आइडिया रहेगा आपको। यहाँ पर जाएंगे, तीनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए कोड लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सी इनर ज्वाइन सेल्स एस ऑन, ठीक है। अच्छा जी, कौन कौन से कॉमन एट्रीब्यूट है? CID, ठीक है। सेल्स टेबल का CID बराबर कस्टमर टेबल का CID बन गया। अब अगला ज्वाइन देख लो आप, अमित प्रोडक्ट को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्रोडक्ट हो गया, P ऑन प्रोडक्ट टेबल का क्या मैच हो रहा है? PID प्रोडक्ट टेबल का और सेल्स में PID, ठीक है, दोनों में मैच कर गया। प्रोडक्ट टेबल का PID बराबर सेल्स का PID, तीनों टेबल कनेक्ट हो चुकी हैं। अब इस क्वेरी को हमेशा अपने पास रखूंगा। अब अपना कोड आगे बढ़ाएंगे। ये क्वेरी ऐसे सेव करके रखो बस। 3 टेबल को ज्वाइन करने की क्वेरी बन गई। अच्छा क्वेश्चन क्या था भाई? कस्टमर का नाम क्या था? स्मिथ। उसके द्वारा खरीदा गया प्रोडक्ट नेम बताना है, तो मैं लिखूंगा वेयर कस्टमर नेम, कॉलम का नाम क्या है? सी नेम। क्या था? सी नेम स्मिथ, स्मिथ। क्या निकालना है? एक तो कस्टमर अपना नाम बताएगा कौन है, और प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट का नाम पता चलेगा। कॉलम के नाम देख लो यहाँ पे पता लग जाता है, और प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट की कॉस्ट पता लग जाए। दैट्स ओके। अब जब मैं रन करूँगा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इतना आसान होता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। हम लोग क्यों नहीं फंसते? हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, तुम लोग कॉन्सेप्ट की जगह पता नहीं सब कुछ पढ़ डालते हो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, ये लो भाई। अब इसमें कोई हेल्प करेगा? डाटा ये रहा आपके पास। 2022 में टोटल कितनी की सेल हुई है? और आपको एट द एंड जब ये सीक्वल कंप्लीट होगा तो 40-50 क्वेश्चन, पहले 25 दूंगा, टाइम मिला फिर 25-50 क्वेश्चन दूंगा। जैसे 50 क्वेश्चन का एक डाटा सेट दे दूंगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना अपना बना के, ठीक है भाई। मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद दिला देना बस, कभी भूल गया तो।
हाँ जी, इसको कैसे करेंगे? 2022 की टोटल सेल, पहले तो ज्वाइनिंग तीनों में ये बना के एक कॉन्सेप्ट रखो खाली, खत्म। अब 2022 को टारगेट करना है भाई किसी तरीके से, है ना। तो 2022 है कहाँ? 2022 डेट वाले कॉलम में है। अगर मैं इसका ईयर निकाल पाऊँ, ईयर निकालो पहले, जब भी देखेंगे ईयर फॉर्मूले से निकलता है, पढ़ाया था। एस क्या नाम है यार, एस डेट, ऐसे धीरे धीरे सीखो। अब देखो डेट निकल रही है क्या? ये निकल रही है, ईयर निकल रहा है ना। अच्छा, अगर मैं इसको ग्रुप बाय कर दूं तो ग्रुप बाय हो जाएगा ना ईयर, 2022-21 ऐसे ही आएगा। तो लगा के देखो, ग्रुप बाय क्या लिखेंगे? ईयर ऑफ एस डेट, चला के देखो खाली जहां तक बनती है बात, यहाँ तक बनी बात, ठीक। ग्रुप बाय, अब ग्रुप बाय में मैं एग्रीगेट फंक्शन सम लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? बताओ, लगा सकते हैं ना। आ जाओ यहाँ पर, सम निकालते हैं, टोटल निकालते हैं, सम लगाओ। सम किसका निकलेगा? यहाँ देखो जरा, प्रोडक्ट की कॉस्ट, लेकिन क्वांटिटी भी है, टोटल तो तभी पता लगेगा। अच्छा, कॉस्ट कहाँ से उठेगी बेटा? प्रोडक्ट टेबल से। और क्वांटिटी कहाँ से उठेगी? सेल से। कॉस्ट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सेल्स टेबल की क्वांटिटी। तुम ये बताओ, इसमें कोई मेहनत कुछ नहीं है, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। यहाँ पे लिख दो टोटल, गड़बड़ है कुछ? चला के देखें। सेल्स टेबल की जो क्वांटिटी है, हाँ मैंने क्या सेल्स टेबल की क्वांटिटी। अब चलाओ इसको, आगे उत्तर। अब हमें 2022 का चाहिए था ना, क्या लिखेंगे? हैविंग, वेयर थोड़ी ना लगता है यहाँ पे, क्या लिखेंगे? हैविंग। मैं बोल तो रहा हूँ, कॉन्सेप्ट हिले हमारे। यहाँ देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ा करो तुम लोग बस। अब यहाँ पे क्या करना है? एस डेट। और नहीं चलेगा तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आगे लगाएंगे वेयर। किसके बराबर चाहिए था ये हमें? अब यहाँ पे नहीं चला, अब क्या करेंगे? पीछे की तरफ उठाएंगे इसको, यहाँ आ जाओ, यहाँ वेयर ईयर उठाओ, एस डेट इज इक्वल टू 2022। चल जा भाई, आ गया कॉन्सेप्ट। बस यहाँ नहीं चला, यहाँ रख दो, यहाँ नहीं चला, यहाँ रख दो। तीसरा सवाल देखो, बना लोगे? तीसरा सवाल, डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स बाय द जेंडर। बता दूं, क्वेश्चन खाली कर लेना। प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल, ठीक है। काउंट द सोल्ड क्वांटिटी ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर कितने बिके उसकी टोटल क्वांटिटी बतानी है। सोल्ड, काउंट द सोल्ड क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। फाइंड आउट द सेल्स डेट ऑफ मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर कब कब बिका। फाइंड आउट द नेम एंड द सेल्स अमाउंट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट। ये पूरे नोट्स में कॉपी करके आपको भेज दूंगा, ये पूरी फाइल ही भेज दूंगा, इसमें सब लिखा हुआ है आज जो पढ़ा है, ठीक है। अब रिमेनिंग टॉपिक कौन कौन से रहेंगे एक बार मेरे को बताएंगे मोटा मोटा? ट्रिगर, प्रोसीजर, फंक्शन, खत्म, ठीक है भाई। 3 टॉपिक है, कल पढ़ेंगे। फंक्शन, हाँ किसको करना है? कमिट वाला जो आपने किया था सिलेक्टेड, हाँ कमिट करना है, सही है। अच्छा मेरे को करना है, ठीक है। मैं कह रहा कमिट छूट गया, ठीक है, हो गया कमिट। तो बस ये 3 टॉपिक रह रहे हैं, कल इसी को पढ़ने के लिए आप आना है। प्रोसीजर, फंक्शन और आपका ट्रिगर, ठीक है भाई। चलो क्लास हो।